हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्घो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है वर्ल्ड अफेयर्स से। पाकिस्तानी मीडिया अर्जेस पाक पीएम टू लर्न फ्रॉम इंडिया, परमाणु बम वाला देश भीख मांगा। हाँ भाई, अगर पाकिस्तान को कुछ सीखना है तो बस एक चीज सीख लो। एक चीज इंडिया से सीख लो कि इंसान कैसे बनते हैं। बस ये सीख लो, ह्यूमन कैसे बनते हैं, अंदर से कैसे इंसान बनते हैं। बस ये सीख लो। बाकी आगे जो आएगा वो तो हो जाएगा, लेकिन पहले ये सीख लो कि इंसान कैसे बनते हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से तो इंसान का कोई नामो वेलकम टू निशान वर्ल्ड नहीं अफेयर है। जनाब प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने मतलब इंसान बनने का तो कोई नामो निशान नहीं है, बस जानवर ही बनते हुए आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर जनाब प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई है, बड़ी स्टेटमेंट आई है इंडिया को लेकर। बार बार पाकिस्तान के मीडिया ने यह कहा है कि अब पाकिस्तान के पीएम को सीखना चाहिए भारत से। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के करंट पीएम शहबाज शरीफ जब ये अपने सिविल सर्वेंट्स, नए सिविल सर्वेंट्स को स्पीच दे रहे थे, तब इनके मुंह से निकल गया कि हम एक एटॉमिक पावर है, तब भी आज के समय भीख मांग रहे हैं। अब मुझे भीख मांगते हुए भी अजीब लगता है। अब पहले इनके दिमाग से ये क्यों नहीं जाता कि एटम बम तुम्हें कुछ देगा नहीं। वो बस एक पावर की सोर्स की तरह है। बस एक पावर, एक पॉइंट है। बस तुम हो एक एटम बम, मतलब एटॉमिक पावर हो, बस ऐसा ही है। उससे कुछ ज्यादा नहीं है। बस वॉर के टाइम में वो काम आएगा, रोटी देने में वो काम नहीं आएगा। हांगकांग है, दुनिया में कितने सारे कंट्रीज है जिसके पास एटम बम नहीं है, लेकिन रेस्पेक्ट है, पैसा है, जॉब है, गुड लाइफ है। क्या है दिमाग में ये? दिमाग से जाता ही नहीं। हम एटम बम, मतलब हमारे पास एटम बम है तो हम कुछ अलग ही है। ये सोच ही गलत है भाई, ये सोच ही गलत है। पाकिस्तान की क्या सोच है इन लोगों की भाई, समझ में नहीं आता। क्या आता कहाँ से ये ऐसा सोच? कैसे समझेंगे ये लोग? नहीं समझने वाले भाई। चलो वीडियो देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या है, शहबाज शरीफ ने क्या कहा। फिर हम आएंगे कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को कह रहा है कि भारत को लेकर पॉलिसी चेंज करने का समय आ चुका है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से भारत में आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसी तरीके से पाकिस्तान में ना इनका होता है पीएएस, पाकिस्तान सिविल सर्विसेज। अब हालांकि देखो, हमारे यहाँ यूपीएससी बोर्ड है, इनके यहाँ इनका बोर्ड होता है सीएसएस। और इसी का एग्जाम पास करके पाकिस्तान को अपने टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट मिलते हैं। ये ब्यूरोक्रेट जो कई सालों तक पाकिस्तान की सरकार चलाते हैं, चाहे पीएम इमरान खान बने या शहबाज शरीफ बने, ये लोग किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो आईएएस ऑफिसर्स या फिर पाकिस्तान के केस में पीएएस ऑफिसर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्री का। और आपने देखा होगा काफी बार कि जब आईएएस एक आदमी सिलेक्ट हो जाता है, उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई, वो आईएएस में चला गया, उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर पीएम मोदी ना स्पीच देते हैं आईएएस ऑफिसर्स को कि देखिए ये आपको करना चाहिए, देश अभी इस कंडीशन में है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीच होती है इन यंग ऑफिसर्स के लिए। और ये स्पीच देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर ये यंग ऑफिसर्स अपने देश के पीएम की बात डायरेक्टली सुन रहे होते हैं। और इससे इनका काफी हद तक माइंडसेट भी बनता है कि अच्छा, इस तरीके से हमें देश को गवर्न करना है। अब शहबाज शरीफ भी ना अपने ब्यूरोक्रेट्स को, जो नए इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको स्पीच दे रहे थे, उस टाइम इन्होंने ये कह दिया कि मेरे लिए आज के समय एम्बैरेसिंग है और ज्यादा कहाँ से साउंड आ रहा है? लोन्स मांगना। मैं दूसरे कंट्रीज में जाता हूँ, फ्रेंडली कंट्रीज में जाता हूँ लोन मांगने के लिए, मुझे खुद एम्बैरेसिंग लगता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और इसी बात को लेकर शहबाज शरीफ की आलोचना हो रही है कि ऐसी बातें आप यंग सिविल सर्वेंट्स को नहीं कहते, स्पेशली एक ऐसे टाइम डिमोरलाइज्ड में हो जाएंगे जब ना। पाकिस्तान के पास वैसी सिविल सर्वेंट्स बहुत कम है। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से भारत में भी आप देखो यूपीएससी के एग्जाम में हमारे यहाँ कोटा होता है, पाकिस्तान में भी ना बहुत बड़े स्केल पर कोटा आपको मिलेगा। हालांकि इनका 92% जो कोटा है ना, ये होता है रीजन बेस के। इतने परसेंट हो गए पंजाब के, इतने हो गए केपी के इतने परसेंट हो गए सिंध के। तो सिंस पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के अलावा बाकी जो रीजन है वो इतने पीछे रह चुके हैं, वहां पर बेसिक एम्यूनिटीज की इतनी ज़्यादा कमी है,
कि काफ़ी बार ना वहाँ से एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए आते नहीं हैं, आते भी हैं तो कहीं से भी रेडी होते नहीं हैं इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए बहुत सारी जो वैकेंसीज़ है पाकिस्तान के सो कॉल्ड यूपीएससी में, सीएसएस में, ये आज के समय खाली पड़ी हुई है। 10 साल का गैप है। तो जब वैसे ही ब्यूरोक्रेट्स कम आ रहे हो आपके, उसके बाद जब नए ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हो उनको आप ये पिक्चर दो देश की कि जी पैसे नहीं है, और उसके अलावा पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में जो बेसिक नीड्स होती है एक आबादी की, कि पावर्टी ख़त्म कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दो, इलिटरेसी ख़त्म करो, ये सब पाकिस्तान अब भी अचीव नहीं कर पाया। इसमें एक्चुअली पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा चुका है। ये बातें बताना काफ़ी डिमोटिवेटिंग रहता है। मगर मैं यहाँ पर शहबाज शरीफ को भी ब्लेम नहीं करूँगा, इवन दो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ये डिमोटिवेटिंग बात बोलते हैं। जो बातें शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि 2025 देखो पाकिस्तान के लिए ना एक बहुत ही बड़ा साल रहने वाला है। मुझे याद है मैंने 1 साल पहले ये वीडियो करी थी अपलोड के 2022 में भारत को बहुत ही बड़ा कर्ज चुकाना है, कई पेमेंट्स करनी है। मैंने तो देखा इसकी हुआ वजह है। से भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, जो करेंसी है ये भी हो सकता है कि हिट होगी, और इवेंचुअली हुआ भी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा बहुत गिरा है, हालांकि हम मेंटेन कर रहे हैं कैसे भी करके। बट पाकिस्तान के केस में इन लोगों को 2025 में ना 73 बिलियन डॉलर्स की रीपेमेंट करनी है। इनके पास टोटल विदेशी मुद्रा भंडार जो पाँच इन्होंने लोन लेके उठा चार रखा है ये 7 से 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है रफली, वो भी कभी कभी 5 या 6 के आसपास चला जाता है। तो मुझे देखिए कहीं से समझ नहीं आ रहा, आई मीन कोई भी मैथ आप लगा लो, मुझे जो भी नहीं आ रहा है। 2025 में डिमांड आएगी ना पाकिस्तान को कि वापस करो लोन, और जो इनके पास पैसा है, आई मीन चाइना, यूएस, सब लोग मिलके भी हेल्प कर दे, मुझे नहीं लगता कि 73 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो ये अमाउंट है ये। चाइना पक्का कुछ स्कीम करेगा इस टाइम पे, पक्का है। वो आके कुछ ना कुछ तो लेगा। मतलब कुछ ना कुछ क्या है, 73 बिलियन के लिए शायद पूरा पाकिस्तान ही खरीद ले चाइना। 73 बिलियन, 73 fucking billion, यू किडिंग? दिस इज रिडिकुलस अमाउंट। फॉरेक्स रिजर्व 7-8 बिलियन, और उसके ऊपर आर्मी चीफ बिलियनियर बन के देश से निकल गया। शायद देश से निकल ही गया, लेकिन बिलियनियर तो बन गया ना उसका आर्मी चीफ, जो जनरल बजवा थे। कमाल है, क्या कंट्री है, अमेजिंग। पाकिस्तान रिपे कर पाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान 2025 में डिफॉल्ट करने वाला है। ये हो सकता है कि थोड़ा पहले भी डिफॉल्ट कर दे, बट इट इज कमिंग। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ये सवाल नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, सवाल ये है कि ये कब होगा। अब ये तो मैंने बात करी है पाकिस्तान के पीएम के बारे में, फिर हम बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के बारे में। अब देखो वैसे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी लाउड और इलॉजिकल सा होता है, कुछ प्रॉपर बातें बोलते नहीं है, वो कुछ भी इधर उधर की बातें बोलते रहते हैं। बट कुछ लोग हैं पाकिस्तान के मीडिया सर्कल में, डिफेंस एनालिस्ट वहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ही जेन्युइन न्यूट्रल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से एक है शहजाद चौधरी। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो इंडिया में बड़ा पॉपुलर हो गया है। इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और आर्टिकल का टाइटल है ऑन इंडिया। इन्होंने अपने आर्टिकल की शुरुआत में यह कहा कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता, हेनरी किसिंजर आपको पता होगा जब रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनके मेन एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर, उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, मगर साथ ही साथ आप कह लीजिए मेन एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर। इनको जियो पॉलिटिक्स का गुरु भी मानते हैं कई लोग, जो बहुत ही फेमस कोट है कि यूएसए हैज़ नो फ्रेंड्स, इट हैज़ नो एनिमीज, इट ओनली हैज़ परमानेंट इंटरेस्ट। ये जो कोट है ये हेनरी किसिंजर ने ही सबसे पहले बनाई थी। तो शहजाद चौधरी यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता ना आज के समय, मैं यूएस प्रेसिडेंट का इतना खास होता, आज के समय दुनिया भर के लोग मुझे मानते हैं कि जियो पॉलिटिकल गुरु हूँ मैं और लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं एक ट्रस्टी लिखता। ट्रस्टी आप कह लो, एक लंबी किताब कह लो, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, एक मैं ट्रस्टी लिखता, उसका नाम होता ऑन इंडिया। और आगे इन्होंने ऐसी जी भर के तारीफें करी है इंडिया की करंट गवर्नमेंट की। ये कहते हैं कि इतना मॉन्यूमेंटल चेंज देखा गया है इंडिया के फॉर्चून में पिछले कुछ सालों में कि इंडिया अब आफ्टर 2014। हाँ, तुम मोदी को भला बुरा कह सकते हो, तुम्हारा कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तुम्हारा सोच चॉइस अलग हो सकता है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा सोच तुम्हारे पास है, मेरा सोच मेरे पास है, ये नेचुरल है। लेकिन जो मेरा सोच है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये कह सकता हूँ कि 2014 के बाद इंडिया ने जो ड्रास्टिक चेंज देखा है वो अनइमेजिनेबल है। ग्लोबल स्टेज पर इंडियाज अलग ही ग्रोथ दिखता है। गॉन फिर ये आगे इनसेन। कहते हैं कि मोदी, अब इन्होंने कुछ रिस्पेक्टफुल तरीके से नाम नहीं लिया कि प्राइम दैट्स मिनिस्टर मोदी। मोदी या फिर जो भी मिस्टर मोदी, सीधा लिख दिया मोदी।
मे बी ए डिस्पाइज नेम इन पाकिस्तान। चाहे मोदी से लोग नफरत करते हो पाकिस्तान में, मगर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया है जो उनसे पहले कई प्राइम मिनिस्टर्स नहीं कर पाए। अब देखो, जब पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट, इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट ये दैट्स बात ट्रू, कहे ना, तो इट इज हार्ड टू डिसएग्री विद हिम। फिर आगे ये ऐड आई किया ना एग्री। कि इंडिया आज के समय अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो चाहे वो करता है, और साथ ही साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बाकी दुनिया एक्सेप्ट भी कर लेती है। कोई इसको अभी तक रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी। मेन इनका यहाँ पर हिंट ये है कि दुनिया की दो अपोजिंग सुपर पावर्स हैं, एक यूएसए और एक रशिया। दोनों के साथ इंडिया के बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। एक के साथ क्वाड बना रखा है, दूसरी साइड हम ऑयल परचेज कर रहे हैं। ये एक डिप्लोमेटिक तख्ता पलट नहीं है तो क्या है? ये इन्होंने लिटरली लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी है। इफ दिस इजंट ए डिप्लोमेटिक कू देन व्हाट इज इट? और आगे ये भी ऐड करते हैं कि इंडिया आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स साइज। साइज तो खैर बड़ा है, आबादी भी बहुत बड़ी है। इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बाकी कंट्रीज को ना एक राह दिखाता है कि कैसे आप अपने इंटरेस्ट को मेन कोर सेंटर पॉइंट रख के आगे बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में एक प्रॉपर फंक्शनल पॉलिटी है, मतलब कि आप जो भी कह लीजिए, भारत में प्रॉपर डेमोक्रेसी है। भारत में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद सब लोग रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। जो यूएस या ब्राज़ील में हुआ था रिसेंटली, वो हमारे यहाँ नहीं होता। उसके अलावा एग्री सेक्टर में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर्स में आता है। इवन दो इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन है, पेंडेमिक का टाइम हो चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, इंडिया को दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा गेहूं के लिए, जैसा हाल पाकिस्तान के साथ हो गया है कि यूएन में आपने रिसेंटली देखा कि उनको लिटरली हाथ फैलाने पड़े और कई कंट्रीज ने लिटरली दान किए हैं पैसे पाकिस्तान को ताकि वो सर्वाइव कर पाए। जबकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, तब पंजाब प्रोविंस, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का पंजाब प्रोविंस था, उसका बड़ा हिस्सा गया था पाकिस्तान के पास। और पंजाब को हम कहते थे द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन थी यहाँ पर। मगर आप कह लो इंडिया ने ना जो ज़मीन हमारे पास थी उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके, प्रॉपर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ अपनाकर अपना फूड आउटपुट इतना रखा है कि आज के समय हमें गेहूं परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा हम एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज़ को। फिर ये यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं कि चाहे यूएस और रशिया वाली बात तो अपनी जगह है, पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान का जो ऑल वेदर एलाई है सऊदी अरेबिया, जिसको ये कहते हैं कि बड़े डीप रिलेशंस हैं हमारे इनके साथ, सऊदी अरेबिया भी खुल के कहता है कि इंडिया में $72 बिलियन ये ओपनली इन्वेस्ट करेंगे। जबकि पाकिस्तान काफ़ी बार भीख मांगता रहता है $7 बिलियन के लिए। तो ये सब बातें ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इनके हिसाब से टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसी है इंडिया को लेकर, इसे रिकैलिब्रेट करे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रीसेट करे। क्योंकि जो इनकी पॉलिसी थी अब तक इंडिया को लेकर के कश्मीर तोड़ेंगे ये वो वगैरह, अब जो इंडिया बन चुका है और बहुत ही जल्द और बड़ा बनने वाला। कश्मीर क्या तोड़ेंगे भाई, कश्मीर क्या तोड़ेंगे? खुद का ही 4 टुकड़े होने वाला है। उधर से टीटीपी मार रहा है, इधर से पीओके वाले भी खुश नहीं है, बालोच आर्मी भी मार रहा है जो बालोच के है, फिर बलूचिस्तान के है। क्या कश्मीर तोड़ेंगे? हम तो भाई कर्मा पे विश्वास करते हैं। अगर आप करते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, यस आई बिलीव इन कर्मा। हम विश्वास करते हैं कर्मा पे। है पाकिस्तान कहीं से अफोर्ड नहीं कर पाएगा खराब रिलेशंस इतने बड़े जाइंट के साथ, इट इज स्टूपिड। तो इसलिए इन्होंने गुहार लगाई है अपनी एस्टैब्लिशमेंट से कि इट इज टाइम टू ब्रेक अवे फ्रॉम कन्वेंशन। जो हम करते आए हैं वहां से चेंज करने का टाइम आ चुका है। जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचिए, हमें इंडिया के साथ इनके पॉलिटिशियंस या फिर जो एलिट क्लास है उनके नैरो माइंड में ये बैठेगा, सही से आएगा? इनका ईगो सेटिस्फाइड होगा? नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे। अगर हम नहीं करते, अपनी पुरानी नीति के हिसाब से ही चलते रहते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने ये कहा है, इट मे बी रिड्यूस टू ए फुटनोट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री की कभी किताब आपने देखी होगी, बड़े बड़े पन्ने होते हैं, पन्नों के नीचे ना छोटे छोटे फुटनोट्स होते हैं कि हाँ ये भी हुआ करता था। चले फॉर एग्जांपल हम बात करें बड़े एम्पायर्स की, बीच में नीचे फुटनोट होगा, हाँ एक छोटा सा टापू भी हुआ करता था, वहां पे कुछ लोग रहते थे, मगर उसके बारे में अब कोई जानकारी नहीं है, उसका जो अस्तित्व है वो मिट चुका है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। और जब पाकिस्तान सीधा सीधा बोला है कि पाकिस्तान मिट जाएगा हिस्ट्री से, में इतने सीजन लोग ऐसी बात बोल रहे हो, तब भी अगर मान लो पाकिस्तान की आर्मी, इनकी एस्टेब्लिशमेंट ये बात नहीं समझती, प्राउड मोमेंट है। एंटी इंडिया पॉलिसी को आगे ये लोग बढ़ाते हैं, इंडियन तो इन दी एंड ओनली पाकिस्तान विल सफर, इट माइट बी टर्न इनटू अ फुटनोट इन हिस्ट्री। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फुटनोट हो या फिर टुकड़े हो जाए, उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं।
अगर वो सुधरना चाहे तो भी हम संभल के ही आगे पैर रखेंगे, रिलेशन सुधरना चाहे तो भी हम संभल के ही पैर रखेंगे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखा था। अपना पीठ बचा के चलो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बीच बीच में मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू में बोल दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।